For instance, the next point pertaining to Lucknow Pact was a very interesting point. It was related to appointment of governors in provinces. Lucknow Pact demanded that governors will be appointed with the consent of Imperial Legislative Council. Which council? This council which they demanded, in which Indians are in majority. So they would appoint Indian governors if British would accept it. And of course, in 1919, they changed the name of Imperial Legislative Council to Indian Legislative Assembly. But still in Indian Legislative Assembly, they granted 145 seats. Out of those 145, 103 Indians. ऐसे ही. So, appointment of governors in provinces, is it a demand? हाँ तो होर क्या है, ये डिमांड ही है. पता नहीं कहाँ से. और मैंने क्या करना, मैंने अंग्रेजों को रिश्ता देना, मैंने अपना डिमांड ही करा रहा हूं ना. तो भाई खुदा की कसम, कैसे कैसे जाहिल जो है ना वो आ जाते हैं सीएसएस कर. इस पॉइंट में कहां से लगता है कि ये डिमांड नहीं है, ये मैं कुछ और करा रहा हूं. किसी को एक शाइबा भी अगर कोई होता है, कोई मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी में या मेरी जुबान में या मेरी अदायगी से कहीं पे लगा हो कि ये जो मैं पॉइंट करवा रहा हूं ये डिमांड नहीं है, ये कुछ और है, तो मेरी इस्लाह जरूर करें यार, ताकि मुझे भी को पता लगे कि यार मैं सही नहीं पढ़ाता. तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन प्रोविंसेस, सही है जी. तो लखनऊ पैक्ट में इन्होंने कहा कि गवर्नर विल बी अपॉइंटेड विद द कंसेंट ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. व्हाट ब्रिटिश अनाउंस्ड, उन्होंने कहा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो खत्म, अब होगी इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली. तो चलो कोई बात नहीं, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में भी तो मेजोरिटी इंडियंस की है. बट इन्होंने ये पावर नहीं दी इसको, बल्कि किया क्या कि गवर्नर विल बी अपॉइंटेड बाय क्राउन. बादशाह, मलका इंग्लिस्तान की, वो अपॉइंट करेगी जी गवर्नर को, ताकि मामला ही खत्म हो, आइंदा के बाद कोई चैलेंज ही ना करे. क्राउन के याद रहे एक चीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप चैलेंज करें, आप क्रिटिसाइज करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप चैलेंज करें या क्रिटिसाइज करें, इस पर आप पर गवर्नमेंट के लेवल पर कोई सख्ती हो जाए, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है. आप कर सकते हैं, आपका व्यू है. बट अगर आप ब्रिटिश क्राउन को चैलेंज करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे, इसका मतलब है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये ट्रीजन है जी, गद्दारी है. सो गवर्नर कौन अपॉइंट करेगा जी? 1919 में ब्रिटिश ने लिख दिया क्राउन. तो अब क्राउन की अपॉइंटमेंट को अगर आप चैलेंज करेंगे तो गद्दारी के जुम्मन में आ जाएगा.
इसी नैरेटिव पे याद रखें जहन में, चाहे आप आगे चल के कोई सरकारी मुलाजिम बन जाते हैं, आप पाकिस्तान की सिटिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, उसकी पॉलिसीज को आप अखबार में लिख के, सोशल मीडिया पे, बातचीत में, ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसको गवर्नमेंट्स रोकने की कोशिश करती हैं, सरकारी मुलाजिम यूं ना करें, लोग यूं ना करें, वो ना करें, लेकिन गवर्नमेंट्स इसको जितना रोकने की कोशिश करती हैं, उतनी गवर्नमेंट्स अनपॉपुलर होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, अगर कोई स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, रियासत को, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियासत एंड गवर्नमेंट, याद रखिएगा जी। गवर्नमेंट सिर्फ रियासत को चलाती है, आज को ये गवर्नमेंट है, कल कोई दूसरी है, परसों को तीसरी है। रियासत अपनी जगह मौजूद रहेगी। रियासत 1947 से मौजूद, रियासत 1947 से है। गवर्नमेंट्स आती गई जाती गई। सो अगर कोई रियासत को चैलेंज करे तो वो गद्दारी में आ जाएगा जी। समझ आ रही जी? ये ज़हन में रखिएगा। सो उन्होंने मामला ही खत्म कर दिया कि आइंदा के बाद कोई गवर्नर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज ही ना करे। बड़ा जबरदस्त ब्रिटिश ने काम किया। अगली चीज, अगली बड़ी मजेदार चीज, अगली चीज जो लखनऊ पैक्ट में उन्होंने डिमांड की, वो थी कि एक ऑफिस होता था जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। वजीर अमूर हिंद। अब ये जो वजीर अमूर हिंद है, ये लंदन में होता था। और इसका एक पूरा ऑफिस होता था जिसका नाम होता था इंडिया ऑफिस। सही है जी। अब ये जो इंडिया ऑफिस है, इसका तमाम खर्चा, इसके एक्सपेंसेस, ये इंडियन ट्रेजरी, इंडियन खजाना, उसके जिम्मे होता था इसका खर्चा उठाना। सो व्हाट दे डिमांडेड कि भाई हम इस डिपार्टमेंट का खर्चा इंडिया का ट्रेजरी अब नहीं उठाएगा। ये ब्रिटिश लंदन का दफ्तर है, ब्रिटिश जाने, उनका काम जाने, हम इसका खर्चा नहीं उठाएंगे। सो ब्रिटिश एक्सेप्टेड कि जी ठीक है, आइंदा के बाद इंडिया के खजाने से इंडिया ऑफिस जो कि लंदन में है उसका खर्चा नहीं कटेगा, बल्कि ब्रिटिश खुद इसका खर्चा देंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और पॉइंट भी था कि इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस में एक काउंसिल भी होती थी जिसका नाम होता था काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसमें तकरीबन को 15 के करीब मेंबर होते थे और वो सारे ब्रिटिश होते थे। तो उन्होंने ये भी डिमांड की कि ये काउंसिल खत्म करो, इस काउंसिल को खत्म करो और इसकी जगह पर नायब
वजीर हिंद, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो लगाओ जो कि इंडियन होना चाहिए, ताकि इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहां पे बात करे। ये ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दी, यानी एक चीज मान ली, दूसरी चीज रिफ्यूज कर दी। लेकिन फिर भी चलो, दो बातें की उस ऑफिस से रिलेटेड, एक मान ली, एक नहीं मानी। अब हर चीज तो अंग्रेज ने नहीं ना माननी है आपकी, लेकिन पहले से तो चलो बेहतरी आ गई। लेकिन जो सबसे काम का पॉइंट है, लखनऊ पैक्ट में दे डिमांडेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सूबाई खुद मुख्तारी, ये डिमांड की। सही है जी। अब ये जो सूबाई खुद मुख्तारी डिमांड की, ये बड़ी मजेदार है। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। यानी ये उस वक्त इन्होंने डिमांड की जब इंडिया में सूबाई हुकूमतें ही नहीं थी। सूबाई हुकूमतें होंगी तो तब वो खुद मुख्तार होगी ना, जब हुकूमतें नहीं होंगी तो खुद मुख्तारी कैसी। सो बेसिकली यानी डिमांड क्या थी कि पहले हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाओ। बेसिकली डिमांड ये बनती कि पहले हमारी बनवाओ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जो किसकी हो, इंडियंस की हुकूमतें बने सूबों में, और फिर वो हुकूमतें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी रखें, यानी कि हम इंडियंस को फिर उन हुकूमतों को चलाने के लिए खुद मुख्तारी भी हो। सो ये बेसिकली एक पॉइंट नहीं है कि सिर्फ खुद मुख्तारी मांग ली, पहले हुकूमतें बनवाओ और वो हुकूमतें फिर खुद मुख्तारी की भी हो। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी डेंजरस, बिकॉज ईदर ब्रिटिश वुड एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। बीच का रास्ता तो नहीं निकलेगा ना जी, या खुद मुख्तारी होती है या खुद मुख्तारी नहीं होती। एक्सेप्ट करने की सूरत में 11 प्रोविंसेस मुकम्मल तौर पे ब्रिटिश के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इंडियंस की हुकूमतें बनेंगी, इंडिया का वजीर आला होगा सूबे का, इंडिया के वजीर मिनिस्टर होंगे, सूबा वो खुद चलाएंगे, अंग्रेजों का तो ताल्लुक ही खत्म हो जाएगा नीचे सूबों के साथ। ये तो ब्रिटिश किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिजेक्ट करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये सड़कों पे आ जाएंगे इमरान खान की तरह, कि अगर मैं सड़कों पे आ गया तो मैं तो बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा। हाँ जी। तो ब्रिटिश फंस गए कि भाई अब क्या करें। सो फिर मेरे जैसे एक अक्लमंद आदमी ने मशवरा दिया कि जनाब डायरकी इंट्रोड्यूस करो। डायरकी मींस डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसे? प्रीवियसली इंडिया का सूबा, अ प्रोविंस इन इंडिया, इसको रूल करता था गवर्नर,
और गवर्नर होता ही ब्रिटिश था। इसके नीचे कोई वजीर मुशीर और इस तरह की चीजें को नहीं होती थी, असेंबली होती थी बस, लेकिन कोई वजीर आला या इंडियन मिनिस्टर्स और ये काम नहीं होता था। 1919 में फिर उन्होंने कहा ओके गवर्नर होगा, गवर्नर के नीचे फिर एक सीएम भी होगा, सीएम के नीचे मिनिस्टर्स भी होंगे, ये सारे इंडियंस होंगे, ठीक है जी। बट कुछ डिपार्टमेंट्स ये चलाएंगे, few departments like health, education, agriculture, industry, police, इस तरह के डिपार्टमेंट्स चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर चलाएंगे। और कुछ डिपार्टमेंट जिस तरह गवर्नर पहले चला रहा था, ये गवर्नर वो वैसे ही चलाता रहे, जैसे फाइनेंस, जैसे रेवेन्यू, जैसे इरिगेशन एक्सेट्रा। यानी पैसे के और फाइनेंस के सारे जो मजबूत शोबे हैं वो गवर्नर के पास, नहरी निजाम गवर्नर के पास, ज़राअत मिनिस्टर के पास। तो कैसे चला लेगा नहरी निजाम के बगैर? सो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन सब्जेक्ट इनको कह दिया उन्होंने ट्रांसफर्ड डिपार्टमेंट्स, ट्रांसफर्ड टू इंडियन मिनिस्टर्स एंड सीएम, और इनको कह दिया रिजर्व्ड डिपार्टमेंट्स, रिजर्व्ड विद गवर्नर। सो हो गया डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि जी अभी इंडियंस इतने पहले हुए, ये इतने काबिल नहीं हुए हैं अभी, ये जरा सूबे में सूबाई हुकूमतें थोड़ी हल्की हल्की चला लें, देन लेटर ऑन हम इनको ऑटोनॉमी दे देंगे। सो एक बीच का रास्ता निकाल दिया। और इस मॉडल पर जो पहली गवर्नमेंट बनी वो 1920 में पंजाब में बनी, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली बाकी सूबों में भी बनना शुरू। सो ब्रिटिश ने नो डाउट अपने लिए एक रास्ता तो निकाला, बट पहले की निस्बत बेहतरी तो आ गई, इंडिया में हुकूमतें बनना शुरू हो गई। सो बहुत बड़ा स्टेप था। नाउ मेक श्योर दैट वट एवर ब्रिटिश रिजेक्टेड और एक्सपेरिमेंटेड इन 1919, वो लेटर ऑन इन 1935 उन्हें देनी पड़ी। अगला एक्ट 1935 का आता है। सो ऐसा नहीं है कि इंडियन लीडरशिप ने जान छोड़ दी, बात खत्म कर दी, ये बात चलाते रहे। सो ये कुछ वैसे तो पूरा पूरा बंडल है, पूरा किताबचा है, लेकिन उसमें से कुछ मेजर पॉइंट्स वो हमने डिस्कस की कि कैसे जनाब इंडिया कैसे चेंज हुआ लखनऊ पैक्ट की सॉरी की वजह से। ठीक है जी। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो पहला समझने वाला। क्लियर हो गया जी? अब देखें कुछ डिमांड्स के साथ जाहिर है इनकी यूनिटी भी तो हुई थी ना आपस में। सो कुछ 2-3 पॉइंट्स तो इनकी यूनिटी के भी होने हैं ना जी। सही है, तो जरा उनको भी देख लेते, छोटे छोटे पॉइंट्स। एक पॉइंट तो है 33% सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि इंडिया में जो भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी उसमें कम से कम 33% सीट्स जो है ना जी वो मुस्लिम्स को मिलेंगी।
इसीलिए हम देखते हैं जो इन्होंने 150 की सीटों की डिवीजन बनाई थी, 120 इंडियन, 30 ऑफिशियल्स, उसमें से 40 मुस्लिम्स होंगे, 1/3 हो गए ना आउट ऑफ 120 का 120 का तीसरा हिस्सा। तो हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट भी हुआ कि ब्रिटिश ने जब जो अपनी दी असेंबली 145 की, उसमें उन्होंने कहा जी 103 इलेक्टेड इंडियंस, 42 ऑफिशियल्स, तो इन 103 में से उन्होंने 30 तो रखी ना मुस्लिम्स के लिए, तो चलो 33 के करीब करीब तो रखा उन्होंने, तब्दीली तो आई। इसी तरह जो उन्होंने 60 का हाउस रखा, उसमें से 34 इंडियंस और उसमें से 11 मुस्लिम्स, तो ये भी ये ऑफिशियल्स, ये भी ऑफिशियल्स, ये पीछे मैंने भी बनाया। तो कम से कम मुसलमानों को तो इस पॉइंट का फायदा हुआ, इत्तेहाद के इस पॉइंट का। दूसरा पॉइंट, सेपरेट इलेक्टरेट्स एक्सेप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है, क्योंकि ऑफिशियली तो मुसलमानों को 1909 में सेपरेट इलेक्टरेट मिल गए आपको। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस माने ना माने क्या फर्क पड़ता, बट फर्क पड़ता है, बिकॉज ऑफिशियली 1905 में ईस्ट बंगाल भी तो आपको मिल गया था ना, फिर 1911 में कैंसिल भी हो गया। तो अगर कोई चीज ब्रिटिश ने दे दी है 1909 में, आगे चल के कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल अगर करेंगे तो किसके प्रेशर में करेंगे? कांग्रेस के प्रेशर में। और वही कांग्रेस जब एक्सेप्ट कर गई सेपरेट इलेक्टरेट्स, तो मुसलमानों की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी कि चलो शुक्र है। ये ऐसा ही है ना कि तुम में से कोई शख्स जो है वो सीएसएस कर ले, तो मैं कहूं है इसका कैसे सीएसएस हो गया, ये तो फजूल आदमी, इसको सवाल करना नहीं आता था, इसको तो कुछ अक्ल ही कोई नहीं थी, कॉमन सेंस ही कोई नहीं थी। मेरे पास पड़ा हुआ मुझे पता है, मैं जहां जहां बैठूं हर जगह पर आपके खिलाफ बोलता रहूं, वो इसको क्या पता है, इसको हर जगह बात फैलाऊं, उनको यार वो तो सर तो तेरे खिलाफ है, तो सर ने तो कहा तुझे तो कुछ पता ही नहीं था, तू तो पता नहीं कैसे पैसे दे के पास हो गया, तो आपकी तो बड़ी प्रेस्टीज खतरे में पड़ जाएगी। तो अगर मैं मान जाऊं कि नहीं नहीं बड़ा बेहतरीन यार पढ़ाई करके मेहनत करके पास की, तो उससे फर्क क्या पड़ना, बस आपकी एक मॉरल विक्ट्री होनी कि चलो शुक्र है जान छुट्टी, ऐसी बात। लेकिन बहुत बड़ी विक्ट्री थी। वो जो फियर था कि कल को जी हमारा जिस तरह ईस्ट बंगाल खत्म हुआ है, कल को सेपरेट इलेक्टरेट भी ना खत्म हो जाए। सही है? समझ आ रही जी? फिर तीसरा पॉइंट था जी, तीसरा पॉइंट था जो कि माइनॉरिटी राइट्स से रिलेटेड था, जिसके लिए फिर जिना को भी कहते हैं ना कि जी जिना वॉज चैंपियन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। वो ये था कि इफ 75% members of a community, कोई भी कम्युनिटी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, कोई भी, if 75% members of a community in an assembly, if 75% members of a community in an assembly object to a bill, then it will not get passed by assembly. अगर किसी असेंबली में किसी कम्युनिटी के 75% मेंबर, यानी किसी असेंबली में अगर लेट से
12 लोग हैं, तो 8 ने अगर ऑब्जेक्ट कर दिया, 8 बनेंगे, 75 कितना बनता, ज्यादा होगा कि 8 ही होगा, नहीं 8 ही होगा, 8 बनेगा, कितना बनेगा, 9 बनेगा, 9 बनेगा, हाँ 9। अगर उन 12 मेंबर्स में से, अगर लेट से 100 की असेंबली है, उसमें 12 मुस्लिम हैं सपोज, लेकिन 9 मुस्लिम्स रिजेक्ट कर दें किसी बिल को कि नहीं ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, तो फिर भाई वो बिल पास नहीं होगा, चाहे सारे बाकी 91 लोग कहें कि हाँ हाँ पास होगा, पास होगा, पास नहीं होगा। मतलब कि हर असेंबली में, सूबे में, सेंटर में, जहां भी माइनॉरिटीज को साथ लेके चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा माइनॉरिटी राइट्स का पॉइंट था कि हम पूरे इंडिया में माइनॉरिटीज को साथ, जहां जिस सूबे में जिसकी माइनॉरिटी, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट कि जी हम आपस में तय करेंगे। ये कभी भी इंडिया में अप्लाई नहीं हो सका, क्योंकि 1919 के फौरन बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में दोबारा इख्तलाफात बनना शुरू हो गए। तो जो अंग्रेजों ने ऑफिशियली दे दिया वो तो एक्सेप्ट हो गया, जो इनकी आपस की डील थी वो कभी नहीं चल सकी इंडिया। समझ आ रही जी। और इसी माइनॉरिटीज के पॉइंट का फिर चौथा पॉइंट, वो भी माइनॉरिटी राइट्स पे ही है, दैट minorities will get more seats in comparison to their population. अकलियतों को उनकी आबादी से ज्यादा सीटें दी जाएंगी, सेंटर में भी, प्रोविंसेस में। तभी तो मुसलमानों के लिए भी लिखा गया था ना कि जी 33% सीट्स जो है वो उनके लिए होंगी। एक सेकंड नोट कीजिएगा जी भाई।
जी मादरत, जरा फोन आ गया था एक। सो यूं जनाब, ये वो सारे पॉइंट्स के जिनसे कॉन्स्टिट्यूट होता है फिर आपका लखनऊ पैक्ट। और ये बहुत बड़ी जो है वो चेंज थी एज फार एज इंडियन पॉलिटिक्स इज कंसर्न। बट 1919 से इंडियन पॉलिटिक्स जो अभी तक बड़ी रैशनल थी, इसमें अगर एग्रेशन था भी तो ये एग्रेशन भी पॉलिटिकल था। रिलीजियस एलिमेंट ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से था ना कांग्रेस की तरफ से था टिल 1919। हाँ, नेशनलिज्म था। नेशनलिज्म का सहारा इंडियन नेशनल कांग्रेस लेती थी, लेकिन रिलीजियस फैक्टर नहीं था। रिलीजियस फैक्टर 1919 से आना शुरू हुआ और इसने इंडियन पॉलिटिक्स की नेचर ही फिर तब्दील करनी शुरू कर दी। उसको फिर कल देखेंगे हम। इशू को क्वेश्चन अगर किसी का, क्यों जी? लखनऊ मुआहिदा, चपेड़ मारूं मैं। लखनऊ मुआहिदा या मैं सीएसएस के पेपर देने, वहां भी लिखना लखनऊ मुआहिदा। गवर्नर जनरल अपॉइंट करता था, गवर्नर। तो उन्हें गवर्नर जनरल से पावर लेके क्राउन को दे दी। सेम फंक्शन था पहले जैसा, जाहिर है, पहले जैसे चला रहे थे वैसे ही था। सर ये माइनॉरिटीज कौन सी असेंबली में? तमाम असेंबलीज में भाई, तमाम असेंबलीज में, जितनी भी असेंबलीज बनेंगी सब। सेनेट बनाने का मकसद ही यही था कि भाई प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी करनी। तो देखें बाय कैमरल लेजिस्लेचर हम इंडिया में ले आए हैं। हाँ, तो सेनेट में भी मेजोरिटी में थे, इसीलिए गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर भी रखी हुई थी कि अगर इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश के रूल एंड रेगुलेशन से जरा हट जाते हैं तो भाई गवर्नर जनरल वीटो कर देगा भाई। सिंपल। ये नहीं है कि सीटें दे देने से पावर नहीं आ जाती। सर पैक्ट मुआहदे को ही कहते हैं ना। हाँ छोकरी, ठीक कह रही हो तुम। लड़की को भी छोकरी कहते हैं, तो मैं तुम्हें आज से छोकरी कहूंगा, लड़की या गर्ल नहीं कहूंगा। ठीक है? तो सीएसएस का पेपर देना, उधर भी यही लिखोगे।
मुआयदा लखनऊ, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं सीएसएस करने। वो जो वहां पेपर, जो अंग्रेजी में पेपर देना, उसमें मुआयदा लिखोगे जाके, मुआयदा लखनऊ। हर क्लास में किसी एक ने ना कोई अपनी इज्जत अफजाई करानी जरूर होती है। हाँ, हो जो प्राउड मेरी लैंग्वेज का। हाँ, चलो एक और आ गया, डीले लखनऊ। भाग जो, कल मिलेंगे। Jinnah insisted to change objective. That was on 5-0, that was on 5-0 show, that was on। हाँ जी, लॉयल्टी का पॉइंट जिन्ना कहता था जी चेंज करो, तो वो मुस्लिम लीग ने फिर चेंज भी किया, क्योंकि कांग्रेस समझती थी कि भाई हमें कोई लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश नहीं शो करनी। निदा मेरी तरफ से जवाब है तुम्हें, जा जवाब है मेरे लो। दे दिया जवाब। मैं शेयर कर दूं फिर मैं भूल लूंगा। एक तो वाहिद ਨੂੰ भी ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹਰ ਪਾਸੇ कि चलो। किधर किया जनवरी ग्रुप, ये है पाकिस्तान, जूम पाकिस्तान से जो भी शेयर करते हैं। हो गया शेयर। ओके जी, कल मिलते हैं, बाय बाय।